हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए हेरिडिटी चैप्टर का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आज हम लोग वेरी सिंपल वे में क्लियर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस। ओके, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले हम लोग एक और चीज़ को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, दैट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वाला टॉपिक भी हमारा इस चैप्टर से इंक्लूडेड है, क्योंकि हम लोग जीन पढ़ रहे हैं, जीनोटाइप्स पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग अपने सेल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो कि किससे कंपोज्ड होते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि वो डीएनए से कंपोज्ड होते हैं। ओके, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से कंपोज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, और उसमें हम लोग कहते हैं कि उसी में क्रोमोसोम्स हैव द हेरिडिटरी यूनिट्स आर कॉल्ड जीन्स। तो हर क्रोमोसोम्स में हेरिडिटरी यूनिट्स होता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं जीन्स। तो जीन्स एक्चुअली में होता क्या है? जीन्स के लिए भी हमारा क्वेश्चंस अराइज होता है कि व्हाट आर जीन्स, जीन्स होते क्या है? तो जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स हमारा हर क्रोमोसोम अलग अलग जीन को लेकर के कैरी किए हुए रहता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन्स को कैरी किए हुए रहता है क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स पर तो बहुत तरह के जीन्स हो सकते हैं ना, और क्रोमोसोम्स हमारा जो होता है उसका नंबर के ऊपर हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस होते हैं उसे मैं पहले समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि हमारे बॉडी में आप लोग जानते हैं कि दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक होता है द सोमेटिक सेल एंड एक होता है द सेक्स सेल्स। ओके, हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर वन इज सोमेटिक सेल्स and number 2 is sex cells। ओके, तो जो दो तरह के सेल्स होते हैं, उन दोनों तरह के सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा डिफर करता है। ओके, डिफर करता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे ना कि सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स हैं क्या, तो उसको पहले हम लोग आंसर कर लेते हैं। सोमेटिक सेल्स आर ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। ओके, सोमेटिक सेल्स क्या है? तो ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स हैं। और यही अगर हम लोग सेक्स सेल्स की बात करें तो सेक्स सेल्स तो अगर हम लोग बोले तो सिर्फ दो ही हैं हमारे बॉडी में। सेक्स सेल्स को कई नामों से जाना जाता है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है ये चीज़। सेक्स सेल्स को हम लोग गैमिट्स के नाम से जानते हैं, सेक्स के सेल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं। ओके, और या तो हम लोग इसे और भी नाम से, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्ड से हम लोग इसका यूज़ करते हैं सेक्स सेल्स को। ओके, तो सेक्स सेल्स एक्चुअली में सिर्फ दो ही होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है मेल सेक्स सेल, मेल वाला होता है स्पर्म, एंड फीमेल वाला होता है ओवा या एग्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे सेक्स सेल्स। तो अब जब हमारी बात आई कि हम लोग क्रोमोसोम से चलकर यहाँ सेल्स पर कहाँ से आ गए, तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसे पहले आप लोग समझिए, तब हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। ओके, तो देखिए, जब हमारा सोमेटिक सेल एंड सेक्स सेल दो तरह का आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इजीली पहचान जाएंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, जो कि मैं अभी आप लोगों को समझाने वाली हूँ। देखिए, तो जो सोमेटिक सेल है हमारा, सोमेटिक सेल हमेशा कंप्लीट होता है। ओके, हमेशा कंप्लीट होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेल्स। ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं ये ऑलवेज कंप्लीट सेल्स होते हैं, इसे हम लोग डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो ऑलवेज पेयर्ड होता है। हम लोग क्या कहेंगे? पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ओके, और यही अगर हम लोग सेक्स सेल की बात करें तो सेक्स सेल में जो हमारा सेल होता है, सबसे पहली बात कि उसे हम लोग हेप्लॉयड सेल कहते हैं, बिकॉज कि उसमें हेप्लॉयड सेल्स होते हैं, और वो सेल्स ऐसे होते हैं जो कि समझिए कि हाफ हो जाते हैं। ओके, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें होता है, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं वो बियर किए रहते हैं ऑलवेज
हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द बॉडी सेल्स। ओके, अगर हमारे बॉडी सेल में 2 क्रोमोसोम है तो इसमें 1 होगा, ठीक है। हाफ, आप बस यही याद रखिए कि इसमें हाफ रहता है क्रोमोसोम का नंबर। तो वो भी जो 2 क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो भी कुछ स्पेशल होते हैं टर्म्स, उसे भी हमें लर्न करने हैं। हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एनिमल के लिए ये सेट ऑफ क्रोमोसोम अलग होते हैं। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम लोग बोले तो वो अलग होते हैं, लेकिन हाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो मैं बोल रही हूँ डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड वाला, ये टर्म्स हर एनिमल्स के लिए सेम रह सकता है। प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोसोम्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं और सेक्स सेल्स हमेशा हेप्लॉयड होते हैं। ओके, तो अब हम लोगों की बात कहाँ पर आ गई, यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों के इस चैप्टर में आता है, दैट इज जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम, व्हाट इज जीनोम? तो जीनोम होता है एक्चुअली में हम लोग कहते हैं द हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। क्या होता है? द हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो इसका मतलब कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे सेक्स सेल में है उसे हम लोग कहेंगे जीनोम। ओके, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो आखिर में हाफ ही है ना, हम लोग तो जान रहे हैं कि वो हेप्लॉयड ही है। ओके, चाहे जितना भी है वो हेप्लॉयड ही है। अगर हमारे सेक्स सेल की बात हो रही है, स्पर्म या ओवा की बात हो रही है, तो उसमें जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ ही है, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे जीनोम। ओके, जीनोम का क्वेश्चन कई बार अराइज हुआ है एग्जाम्स में, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। द हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज जीनोम। ओके, और दूसरी बात, ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हर सेल में 2 तरह के होते हैं। ओके, 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर 1 ऑटोसोम एंड नंबर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, नंबर 1 ऑटोसोम्स एंड नंबर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये क्या होते हैं, इसे अब हम लोग समझते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स जो कि मतलब कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, हमेशा हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 2 सेट में पाए जाते हैं। ओके, 2 सेट्स में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इवन वो हमारा बॉडी सेल हो, सोमेटिक सेल हो या सेक्स सेल्स हो। ओके, उसमें 2 तरह का क्रोमोसोम हमारा पाया जाता है। एक ऑटोसोम जो कि मतलब बॉडी फंक्शंस के लिए होता है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स फंक्शंस के लिए होता है। ओके, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म एक होता है। तो ये जो 2 टर्म्स होते हैं, ये इसका नंबर हम लोगों को लर्न करना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग ये सोमेटिक सेल और सेक्स सेल्स की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 सेट में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। उसको भी हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ओके, तो चार्ट के थ्रू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे सोमेटिक सेल्स, और एक लिखेंगे हम लोग सेक्स सेल्स। ओके, ये सोमेटिक सेल हो गया, ये सेक्स सेल हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑटोसोम और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। ओके, जब हम लोग ऑटोसोम की बात करेंगे तो सोमेटिक सेल में हमारा ऑटोसोम कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसमें हो जाता है टोटल 44 क्रोमोसोम। ओके, 44 को हम लोग 22 पेयर्स भी कह सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ सेक्स सेल की अगर बात करें तो सेक्स सेल में हमारा ऑटोसोम कितना हो जाता है, तो इसका आंसर होता है ऑटोसोम इसमें हो जाएगा ओनली 22। यहाँ पे पेयर में नहीं होगा, जैसा कि मैंने वहाँ बताया था आपको। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये पेयर्ड होते हैं। ओके, पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 बोलिए या 22 पेयर्स बोलिए, और उसी का ठीक आधा नंबर किस में आ जाएगा, सेक्स सेल में आ जाएगा। अब हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम होता है टोटल सोमेटिक सेल्स में 2 होता है। ओके, 2 हम लोग कह सकते हैं या 1 पेयर कह सकते हैं। और यही सेक्स सेल की बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1। ओके, ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो और लास्ट एक टर्म आता है हमारा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो टोटल आप ही सोच के बताइए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बन गया, सोमेटिक में कितना बन गया टोटल हमारा बन गया 46 या 23 पेयर्स। जब हम लोग इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 या 23
पेयर्स। ओके, और यही चीज़ ये सेट किस तरह से लिखाता है, तो ये लिखाता है 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई के नाम से लिखाता है। जहाँ पे देख लीजिए कि मैंने एक टर्म को अंडरलाइन किया है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये टर्म क्या है। देखिए यहाँ पे 22 जो है पेयर, ये सॉरी यहाँ 44 होगा, मैं गलती से लिख दी यहाँ पे 44, यहाँ पे हो जाएगा 44। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आपको समझ में आ गया होगा। 44 फॉर ऑटोसोम्स एंड XX फॉर सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सेक्स क्रोमोसोम, तो XX आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि बेबी मेल और बेबी फीमेल या मेल और फीमेल का सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है। मेल का सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज XY होता है और फीमेल का सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज XX होता है। ओके, तो यानी कि ये जो मैंने फर्स्ट कॉम्पोजिशन बनाया है, ये बनाया है मैंने फीमेल के लिए, और ये जो दूसरा कॉम्पोजिशन बनाया ये मैंने बनाया है मेल के लिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ जनरल बॉडी सेल। ओके, जनरल बॉडी सेल की बात यहाँ मैं बता रही हूँ। और यहाँ जब हम लोग सेक्स सेल की बात करेंगे तो सेक्स सेल में बताइए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 23 हो गए। ओके, 23। तो 23 को हम लोग किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब सेक्स सेल का कॉम्बिनेशन होता है, जब सेक्स सेल फ्यूशन करता है, तो उसमें ज़रूर कोई एक ही गैमेट आगे जाके बेबी जाइगोट प्रोड्यूस करता है। ओके, एक ही गैमेट का फ्यूशन होता है ना, मेल और फीमेल के ओनली वन गैमेट का फ्यूशन होता है, और वो वन गैमेट क्या कैरी किए हुए रहता है, ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम। तभी तो बेबी मैच्योर बेबी बनेगा, तभी तो वो बेबी जो बनेगा वो जनरल बेबी बनेगा। ओके, और नहीं तो एबनॉर्मल बनेगा ना वो बेबी। सेट इन दोनों का जब फ्यूशन हुआ, ओके, जब एक्स और वाई का फ्यूशन हुआ तब हमारा नॉर्मल बॉडी सेल ये बना। आई बात समझ में? जब इन दोनों का फ्यूशन हुआ तो नॉर्मल बॉडी सेल दिस वन बना, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि बेबी नॉर्मल है। और यही अगर हम लोग यहाँ XY का फ्यूशन करा दें तब तो वहाँ पे टेट्रा फॉर्मेशन हो गया ना, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी रहता है कि जो भी गैमेट प्रोडक्शन, जो भी गैमेट फ्यूज होगा वो गैमेट हमेशा किसी एक ही कैरेक्टर को कैरी किए रहता है। ओके, तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेंडल से रिलेटेड टॉपिक है। मैंने मेंडल के टॉपिक में आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि वो उन्होंने जो फर्स्ट लॉ अपना दिया था, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें उन्होंने बताया था कि गैमेट्स जो होते हैं वो पहले सेग्रीगेट होते हैं। ओके, पहले जो कैरेक्टर होता है वो सेग्रीगेट होता है, उसके बाद ही वो जा करके पहले वो गैमेट बनेगा ताकि उसमें एक ही कैरेक्टर मौजूद हो, तब तो वो जाके फ्यूज़ होगा, तब ना नॉर्मल कंडीशन बनेगा। आई बात समझ में? तो ये गैमेट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गैमेट बनेगा तभी वो जाके फ्यूशन करेगा और तब नॉर्मलिटी आएगी बच्चे में। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा अराइज होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो मैं आप लोगों को पहले समझा दूँ। यहाँ पे देखिए आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको बस समझना ये है कि हमारे बॉडी का ऑटोसोम सोमेटिक सेल क्या है और सेक्स सेल क्या है। ओके, तो सेक्स सेल तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ओनली स्पर्म और एग का नाम अगर आए, ओवम का नाम अगर आए, तो उसको छोड़ करके बाकी कोई भी सेल हमारा बॉडी सेल होगा बॉडी का। ओके, तो कोई भी सेल का नाम दे, इवन आपको ब्रेन सेल का नाम दे, आपको जाइगोट का नाम दे, या आपको आई सेल्स का नाम दे, ऑस्टियोसाइट का नाम दे, मसल सेल्स का नाम मिले या कार्डियक सेल्स का नाम मिले, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी नेम्स फॉर सोमेटिक सेल्स। ओके, तो सोमेटिक सेल्स का नाम अगर आएगा क्वेश्चन में तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं पेयर्ड। ओके, पेयर्ड वाला आंसर आप कीजिएगा उसमें। अब वो पेयर्ड वाले में आपका क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है इवन, क्योंकि मैं आप लोगों के 10th के लिए भी समझा रही हूँ, 12th के लिए भी समझा रही हूँ। दोनों बच्चे ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ, ये अलग बात है कि मैं 12 लेवल पर नहीं गई हूँ अब तक, लेकिन जो भी बता रही हूँ आप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, दोनों बोर्ड्स के लिए ये टर्म्स यूजफुल होगा, दोनों के लिए क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं। तो आप लोग समझिए बात को कि जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ब्रेन सेल, तो हमारा आंसर होगा, सीधा सीधी आंसर होगा
नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है तो हम लोग जरूर टोटल नंबर तो बताएंगे ना, आई बात समझ में, टोटल नंबर बताएंगे। और टोटल नंबर में कितना बताएंगे, 46 या 23 पेयर्स बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। अगर मैं ब्रेन सेल लूँ, ब्रेन सेल, ओके, ब्रेन सेल के साथ मैं एक और कॉमन चीज जरूर आपको बताना चाहूंगी, दैट इज जाइगोट। जाइगोट में बच्चों का बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। जाइगोट को वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या आंसर दूं। जाइगोट आखिर है तो यूनिसेल ना, आपको समझना है कि जाइगोट हमारे लाइफ का स्टार्टिंग है। जाइगोट हमारे लाइफ का स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है तो क्या वो गैमिट है? वो गैमिट नहीं है। गैमिट तो बस स्पर्म एंड ओवा होते हैं। इवन ओवा हमारे ओवरी से रिलीज हुआ तुरंत का ओवा हो या समथिंग एल्स कुछ भी बोले हम लोग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कई बार घुमाकर आता है एग्जाम्स में। मैंने क्वेश्चंस भी सर्च किए हैं। क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एग दैट इज रिलीजेस फ्रॉम ओवरी। ओके, तो अब आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या आ गया, यहाँ पर तो ये नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एग सेल, ऐसा तो नहीं बोला है। तो ऐसा नहीं बोला है तो यही बात तो बताई जा रही है आपको क्वेश्चन में, द एग सेल दैट इज रिलीजेस फ्रॉम ओवरीज। तो आंसर तो वही होगा ना हमारा, वो तो एग सेल ही है ना, वो तो गैमिट ही है, चाहे वो ओवरी से रिलेटेड लिखा हो या नहीं लिखा हो। आपको तो समझना है ना कि वो गैमिट है, तो आंसर तो वही होगा हमारा, हाफ होगा हमारा आंसर, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन टर्म्स को समझेंगे, आपको हर एक चीज़ को रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको आंसर बता देती हूँ, ब्रेन सेल और द एग सेल। ओके, एग सेल। तो यहाँ जब हमारा क्वेश्चन आता है कि ब्रेन सेल में बताइए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देंगे। या यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर 12 बोर्ड एस्पिरेंट्स, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आपका सेट ऑफ क्रोमोसोम भी पूछ सकता है कि आप सेटिंग बताइए, क्रोमोसोम का सेटिंग, और बता देगा कि ये जो ब्रेन सेल है ये एक मेल चाइल्ड का ब्रेन सेल है, तो क्या आंसर होगा, मेल चाइल्ड का। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल वे में आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल हो जाएगा 23 पेयर्स। ओके, दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा 46, तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा, सिंस की यहाँ मेल चाइल्ड की बात की जा रही है तो हम लोग सेट ऑफ क्रोमोसोम बना सकते हैं, दैट इज 44 प्लस XY। क्लियर हुआ टर्म, एकदम मतलब डिटेल आपको समझ में आया कि क्या मैं बता रही हूँ आप लोगों को। 44 प्लस XY हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन सेल है, एक नॉर्मल बॉडी सेल है, तो वहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। और सिंस की ये एक मेल चाइल्ड का सेल है, इसलिए मेल वाला कॉम्पोजिशन हम लोग XY देंगे। अगर फीमेल होती तो क्या देते हैं हम लोग, XX देते। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें हमारा क्वेश्चन आ सकता था दूसरा वाला टर्म, दैट इज नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स सिर्फ पूछ रहा है, तब तो हम लोग ओनली 44 देंगे ना आंसर। और नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पूछेगा तब तो हम लोग 2 देंगे ना आंसर। आई बात समझ में। अब यही हम लोग एग सेल की तरफ चलते हैं। एग सेल में अब सीधा सीधी हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एग सेल के लिए। तो एग सेल के लिए भी वही क्वेश्चन, हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। ओके, सेट ऑफ क्रोमोसोम तब हमारा आंसर हो जाएगा 22। ओके, 22 प्लस क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एग सेल की बात आई। तो एग सेल की बात आई तो यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारा 22 प्लस X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग सेल इज ऑलवेज हैज़ X क्रोमोसोम्स, या अगर वो जोड़े में भी है, मतलब कोई भी एग निकल रहा है, कोई भी एग सेल निकल रहा है फीमेल के बॉडी से, तो वो हमेशा X ही कंटेन किए रहेगा, उसमें कोई Y का सीन नहीं है। आई बात समझ में। और यही अगर यहाँ पे आता स्पर्म सेल का नाम, तो सेटिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग वहाँ 22 प्लस X भी लिखते हैं, 22 प्लस Y भी लिखते हैं। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग इन बातों को समझेंगे। अब हमारा क्वेश्चन अराइज हो जाएगा ऑटोसोम्स को लेके, सेक्स क्रोमोसोम्स को लेके, तो वो भी हम लोग आंसर कर देंगे। ऑटोसोम्स में आंसर हो जाएगा हमारा 22 और सेक्स क्रोमोसोम में आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप लोग अपने से आंसर निकालिए, आप लोग खुद से आंसर निकालिए। मेरी तरफ से क्वेश्चन आप लोग को यही मिलेगा कि आप लोग आंसर निकालिए स्पर्म सेल का। ओके, स्पर्म सेल का आप लोग निकालिए आंसर। आप लोग आंसर निकालिए ऑस्टियोसाइट का, ऑस्टियोसाइट का आंसर निकालिए। देन द आंसर ऑफ कार्डियक सेल आप लोग निकाल सकते हैं, कार्डियक
सेल का निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग चेक करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्पर्म सेल, ऑस्टियोसाइट, कार्डियक सेल्स का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, और रिप्लाई भी मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का निकला है कि नहीं निकला है आंसर। ओके, हर एक आंसर आप लोग निकाल के देख सकते हैं। मैंने 4 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकाल के देखिए, एक आप ऑटोसोम निकाल के देखिए, सेक्स क्रोमोसोम निकाल के देखिए, और आफ्टर दैट आप सेट ऑफ क्रोमोसोम भी निकाल के देख लीजिए। ठीक है, सेट ऑफ क्रोमोसोम भी निकाल के देख लीजिए। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक ये लगेगा। ओके, बहुत इजी ये है भी एक्चुअली में। अगर समझ में आ जाए तो ये कुछ है ही नहीं, समझिए कि इजीली आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं द मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अब डिटेल हम लोग करते हैं। ओके, इसमें एक और चीज़ हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आज क्रोमोसोम आपको खास करके इसलिए बताया क्योंकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस सर्च किए थे, मैंने देखे कि बहुत से क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं अबाउट क्रोमोसोम्स। ओके, जीनोम के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ एक टर्म आता है कि मेंडल ने फैक्टर वर्ड किसके लिए यूज़ किया था। मेंडल ने फैक्टर वर्ड किसके लिए यूज़ किया था, आप लोग जानिएगा तभी तो आंसर कीजिएगा कि फैक्टर वर्ड किसके लिए यूज़ किया था। और जब जान जाइएगा तब लगेगा अरे ये तो ये था, इतना आसान, मुझे तो समझ में नहीं आया था। फैक्टर वर्ड मेंडल ने जीन के लिए यूज़ किया था, या ठीक है, फैक्टर यूजेस फॉर जीन। ओके, बाय मेंडल। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। हमेशा वो अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में फैक्टर बोलते रहते थे। ओके, तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि जीन के लिए उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। नेक्स्ट हम लोग करते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैंने ऐसे भी आप लोगों को पहले बता दिया था, लास्ट डे मैंने इसे डिटेल बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का फर्स्ट क्रॉस था। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने फर्स्टली कराया था, और इस हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट निकला था उसमें जो मेंडल ने लॉ बताया था वो लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। सेग्रीगेशन मीन्स अलगाव होना, ठीक है, गैमेट्स का अलगाव होना, सेग्रीगेशन। ओके, तो अलगाव होना और हर एक गैमेट अलग मतलब रूप बनाएगा, अपना अलग एक ऑफस्प्रिंग बनाएगा मिक्सअप होकर के। ठीक है, तो बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या बताया था। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। चूज़ किया था उन्होंने पी प्लांट, आपको पता है पी प्लांट। ओके, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके इन्होंने किया था, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, कौन सा कैरेक्टर था, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ओके, उसमें भी टॉलनेस क्या था आपको मैंने बताया था डोमिनेंट, एंड ड्वार्फनेस क्या था रेसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, अगर हम लोग बात करें लॉ कौन सा इसमें उन्होंने रिजल्ट निकाला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, नेक्स्टली हम लोग कहेंगे उन्होंने जीनोटाइप कौन सा यूज किया था, तो जीनोटाइप्स उन्होंने प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे। क्या लिए थे, प्योर ब्रीड प्लांट्स, प्योर ब्रीड प्लांट्स ऑफ टॉलनेस, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एंड ड्वार्फनेस यानी कि स्मॉल टी। क्लियर हुआ बात, पूरी बात मैं लिख के बता रही हूँ, हैंड रिटेन बता रही हूँ, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था सबसे फर्स्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो कैरेक्टर लिया था टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। टॉलनेस शुड बी डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस शुड बी रेसेसिव। ओके, टॉलनेस
जो जीनोटाइप्स उन्होंने यूज़ किए थे वो यूज़ किए थे प्योर ब्रीड प्लांट्स, यानी कि प्योर प्लांट्स है, इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। ओके, प्योर प्लांट्स से कोई मिक्सअप नहीं है, तो प्योर है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर मिक्सअप होता तो हम लोग उसमें कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। ओके, जब रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट में हम लोग आगे चल के करेंगे कि किस तरह से अदर एक्सप्रेशंस भी निकल रहे हैं। ओके, तो हुआ क्या, इन्होंने लिया प्योर ब्रीड प्लांट्स, जरूर से जरूर ये टर्म समझिएगा। टॉलनेस डोमिनेंट था इसलिए हमने टॉलनेस का टी लिया। आई बात समझ में? आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब क्रॉसिंग हम लोग कराते हैं तो हमेशा डोमिनेंट वाले अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट शुड बी यूज्ड ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इससे हम लोग आगे का रास्ता क्लियर कर देते हैं कि क्या आंसर हमारा आने वाला है। तो हमेशा जब भी हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, ना कि रेसेसिव का। अगर हम लोग रेसेसिव का करते तो यहाँ पे स्मॉल डी का भी हमें यूज़ करना पड़ता। ओके, हम लोग डी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ड्वार्फनेस के लिए भी हम लोग टी का ही यूज़ कर रहे हैं, बट स्मॉल टी। याद है मैंने बताया था ये टॉपिक, स्मॉल टी। तो देखिए अब हम लोग एक स्ट्रक्चरली समझते हैं बात को। प्लांट इन्होंने लिया पी प्लांट, ओके, पी प्लांट, ये है एक पी प्लांट। ओके, एक लिया इन्होंने छोटा वाला पी प्लांट। ओके, इन दोनों का इन्होंने कराया क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग कराया तो रिजल्ट आया यहाँ पर क्या, यहाँ पे सारे के सारे पी प्लांट्स इस तरह से 1 2 3 and other one is 4 चारों आपको कैसा दिखा, चारों के चारों लॉन्ग यानी कि टॉल प्लांट्स निकले। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोग इसका फिनोटाइप लिखें, फिनोटाइप, ओके, फिनोटाइप लिखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये है पेरेंट्स और ये है क्या, फिनोटाइप यहाँ पे है टॉल और ये है ड्वार्फ्ड। ओके, ये क्रॉसिंग किसके बीच हुई, ये हुई पेरेंट्स के बीच। ओके, पेरेंट्स के बीच हुई। पेरेंट्स के बीच जब क्रॉसिंग हुई तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला ऑल। ये फिनोटाइप मैंने नाम दिया है, याद रखिएगा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप नाम दिया है तो यहाँ पे नाम भी हमें देना पड़ेगा फिनोटाइप वाला, यानी कि टॉल 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 टॉल, क्योंकि चारों हमें दिख रहा है क्या, अपनी आंखों से हम लोग क्या देख रहे हैं कि चारों के चारों लंबा है। ओके, और ये जो जनरेशन निकला, इस जनरेशन को हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। मैंने ये भी चीज़ आप लोग को समझाया था अपने लास्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, मेरे लास्ट वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ डाउट हो मेरे लास्ट वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिएगा। F1 जनरेशन। अब देखिए पेरेंट्स का जब क्रॉसिंग कराया गया तो F1 जनरेशन निकला। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जब पेरेंट्स का क्रॉसिंग होता है तो कौन सा जनरेशन निकलता है, F1 और F2, तो द आंसर शुड बी F1 जनरेशन। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्टली इनमें क्रॉसिंग कराया जाएगा, नेक्स्टली हम लोग फिर से क्रॉसिंग कराएंगे इनके प्लांट्स को लेकर के। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ आप लोग मेंशन कर लीजिए, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हमारे पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, और इन सब का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इन सब का जीनोटाइप सिंस की मिक्सअप वाला बना है प्लांट्स, तो इसलिए इन सब का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब जब इसमें हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तो इसका क्रॉसिंग इनमें से हम लोग 2 प्लांट्स को लेंगे और 2 प्लांट्स का क्रॉसिंग हम लोग अब कराएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने क्रॉसिंग कराया तो यहाँ पे जब हम लोगों ने क्रॉसिंग कराई, यहाँ पर भी हमारा फिनोटाइप आ जाएगा टॉल, बट प्लांट्स का जीनोटाइप क्या रहेगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हमने इस जनरेशन को आगे फॉलो अप किया है। ओके, तो जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो इसका रिजल्ट हमारा निकलेगा कुछ इस तरह से, मैं शॉर्टकट में बना देती हूँ। ओके,
जगह थोड़ा स्पेस कम है, 1, ओके। ये दूसरा बनेगा हमारा, दूसरा भी लॉन्ग बनेगा, तीसरा भी हमारा लॉन्ग बनेगा, चौथा हमारा ड्वार्फ बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकला वो क्या निकला, हम लोग अब नामकरण करेंगे। फिनोटाइप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, क्या नामकरण हम लोग करेंगे, फिनोटाइप। ये बना हमारा टॉल, ये बना टॉल, ये बना टॉल। क्या लास्ट वाला भी हमारा टॉल बना? नहीं लास्ट वाला हमारा बन गया ड्वार्फ, ओके। अब जब हम लोग जीनोटाइप लिखेंगे तो जीनोटाइप हमारा बन जाएगा फर्स्ट वन कैपिटल T, सेकेंड वन कैपिटल T स्मॉल t, थर्ड वन कैपिटल T स्मॉल t एंड द लास्ट वन इज स्मॉल t, ओके। तो ये बना हमारा जीनोटाइप्स, ओके। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैम ये जीनोटाइप्स कैसे बन गया, ये चीज़ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। देखिए यहाँ पे हमारा F1 जनरेशन था, तो अब हमारा कौन सा जनरेशन होगा, अब हमारा F2 जनरेशन होगा। ये जो रिजल्ट आया है ये है F2 जनरेशन, ओके। F2 जनरेशन जिसने क्या शो ऑफ किया कि 3 टॉल प्लांट निकले और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट निकला, यानी कि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन तो हुआ था ना पेरेंट्स से, पेरेंट्स का ड्वार्फनेस आया लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आया, ओके। ड्वार्फनेस इज शोन इन द नेक्स्ट फर्दर जनरेशन। ये चीज़ हम लोगों ने किससे साबित किया, हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस से साबित किया, पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रोसेस से साबित किया। किन्होंने सबसे पहले किया था, मेंडल ने साबित किया था, ओके। अब इस पूरे चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे, ओके। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और अच्छी तरह से डिटेल करूंगी, आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा कि ये टी किस तरह का, इसका जो जीनोटाइप्स आया है वो ऐसा क्यों आया है और किस तरह से आया है। इसे आप लोग देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर करते रहिए ताकि सबको बेनिफिट्स मिल सके, ओके। थैंक यू।